दोस्तों, आपके सामने ये 4 खालिस्तान हैं। मैं इनको पढ़ देता हूं। भारत के सभी पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है। भारत में शिक्षा वास्तव में है। एनसीईआरटी दुनिया की सबसे बड़ी है। तो ये 4 खालिस्तान हैं, इनको शायद आप नहीं भर पाएंगे, इसलिए मैं भर देता हूं। भारत के सभी पढ़े लिखे लोग मूर्ख हैं, उन्हें एनसीईआरटी के द्वारा उल्लू बनाया गया है। भारत में शिक्षा वास्तव में दिमाग में गोबर घुसेड़ना है। एनसीईआरटी दुनिया की सबसे बड़ी गधा निर्माण फैक्ट्री है। ये खालिस्तान मैंने भरे हैं, वापस पढ़ देता हूं। भारत के सभी पढ़े लिखे लोग मूर्ख हैं, एनसीईआरटी के द्वारा उन्हें उल्लू बनाया गया है। भारत में शिक्षा वास्तव में दिमाग में गोबर घुसेड़ना है। एनसीईआरटी दुनिया की सबसे बड़ी गधा निर्माण फैक्ट्री है। ये चारों खालिस्तान आपको थोड़ा सा आहत कर गए होंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको ये लगेगा कि मैंने ये जो 4 खालिस्तान भरे हैं, उसमें जो मेरी लैंग्वेज है उससे थोड़ी सी और घटिया लैंग्वेज मेरे को यहां भरनी चाहिए थी। आप इस बात को मानेंगे। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आज तक पूरी दुनिया में कुल 923 लोगों को और संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1901 से 2017 तक। भारत 1947 में आजाद हुआ था। उसके बाद में करीब 620 लोगों को या संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसमें से करीब 450 नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र के थे, यानी 450 की जगह आप 400 मान लीजिए, कैलकुलेशन में आसान रहेगा। यानी 400 नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए हैं 1947 के बाद पूरी दुनिया में से। भारत वालों को कितने मिले? तो इसका उत्तर है कि 0। यानी भारत के किसी भी व्यक्ति को विज्ञान के क्षेत्र में 1947 के बाद में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ये चीज आपको थोड़ा आश्चर्यचकित कर सकती है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। ये वो लोग हैं जो भारत से संबंधित हैं और नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। ये 2 व्यक्ति हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और सीवी रमन। उनको 1947 से पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, जो एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि ये इनकी शिक्षा से संबंधित नहीं था, ये इनकी सेवा भावना के कारण से मिला था। और मैंने जो 400 बताया वो विज्ञान के क्षेत्र की बात मैं कर रहा था, तो इसलिए इनको शामिल नहीं कर सकते। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में मिला था। अब आप कह सकते हैं कि हरगोविंद खुराना को मिला था। तो ये हरगोविंद खुराना जो थे, भारत में पैदा जरूर हुए थे, लेकिन इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी वो अमेरिका में हुई थी, वहीं के नागरिक थे, तो इसको आप शामिल नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये भी यूएसए के नागरिक थे और लाहौर में पैदा हुए थे, अविभाजित इंडिया में पहले उस समय। ये जो थे ये यूके और यूएसए में उन्होंने पढ़ाई करी थी। अभिजीत बनर्जी को थोड़े दिनों पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। वो भारत में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी जो ज्यादातर पढ़ाई थी वो यूएस में हुई थी, और उसी पढ़ाई के बेस पे उनको पढ़ाई और अनुसंधान के बेस पे नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी भारत को 0 नोबेल पुरस्कार मिला है 400 में से। अब यदि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो 7.5 अरब है। उसमें से भारत की जनसंख्या 1.3 अरब है। यानी आप करीब मोटा मोटा इसको 16% मान सकते हैं। यानी पूरी दुनिया की 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और यदि उस हिसाब से देखा जाए तो 400 का 16% यानी 64 नोबेल पुरस्कारों का हकदार भारत जनसंख्या के हिसाब से था। अब उन 64 में से भारत में आए 0। तो अब इसके लिए कोई कहे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो इसके लिए ये संस्था, जो महान संस्था है भारत की, वही जिम्मेदार है, एनसीईआरटी। दोस्तों, यहां पर मैं एक प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगा कि यदि
400 में से 0 नोबेल पुरस्कार भारत में आता है। तो एक प्रश्न यहाँ पर उठ जाता है कि क्या हम हिंदुस्तानियों के कोई जीन में प्रॉब्लम है क्या? जीन कोई खराब हो गया है क्या हिंदुस्तानियों का कि यहाँ पर नोबेल पुरस्कार लाने लायक व्यक्ति पैदा नहीं हो रहे? तो सच्चाई दोस्तों यह है कि जीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ की शिक्षा में प्रॉब्लम है। भारत में शिक्षा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। किताबों में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो होता है जो उपयोगी होता है, इसमें ज्ञान नहीं है, गपशप है। आप बहुत गौर से किताबों को देखोगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा यहाँ पर, तो आप ये समझेंगे कि 3% किताबों में ज्ञान है और 97% गपशप है। तो ये गपशप एक तरह से है, इसको इन लोगों ने शिक्षा का नाम दे दिया, जिसके कारण से देश की दुर्दशा हो रही है बहुत सारे क्षेत्रों में। किताबों में पहली क्लास से लेकर के PhD तक का जो सिलेबस है या कॉलेज तक का सिलेबस है, उसमें जितने भी तथ्य किताबों में, अलग अलग किताबों में जो दिए हुए हैं, उन पर यदि आप टैग लगाना चाहें ना, कि जैसे मान लीजिए कोई तथ्य दिया हुआ, कोई लाइन दी हुई है, उसकी उपयोग के हिसाब से यदि आप टैग लगाना चाहें तो उस पर ऐसे टैग लगेंगे फालतू, किसी तथ्य पर लगेंगे फालतू, मनगढ़ंत यानी झूठ बिल्कुल जो हो ही नहीं सकता, मूर्खतापूर्ण। किसी तथ्य पे ऐसे टैग लगेगा फालतू, मनगढ़ंत, हास्यास्पद। किसी पर लगेगा सत्य है सही लेकिन उपयोग रहित, यानी जो पढ़ने वाला है उसकी जिंदगी में काम नहीं आएगा। है तो बात सही लेकिन जिंदगी में कहीं पर भी काम नहीं आएगा। और 3% तथ्य आपको ऐसे मिलेंगे जो उन पर आप टैग लगा सकते हैं उपयोगी। और जब तक कोई चीज उपयोगी नहीं है ना, वो ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये 3% ही है इन किताबों में। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। भारत में क्या पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है औरंगजेब कब पैदा हुआ, उसकी तारीख आपको जो ना किताब में दी हुई मिलेगी और एग्जाम में पूछते हैं, यानी ये इसके हिसाब से एक ज्ञान हो गया। तो मैं फिर ये पूछता हूँ कि जब औरंगजेब की जन्म तिथि ज्ञान हो गई, किसी को याद रखनी चाहिए, तो फिर तो ओसामा बिन लादेन जो था उसकी जन्म तिथि भी फिर ज्ञान होनी चाहिए। भाई क्या फर्क रहा दोनों में? तो लोग ऐसे कहेंगे नहीं साहब, औरंगजेब भारत का था और वो अफगानिस्तान का था, तो इसलिए ज्ञान नहीं हुआ, उसकी जन्म तिथि, इसकी जन्म तिथि ज्ञान हो गई। अकबर कब मरा, उसकी तिथि याद कराएंगे। चंगेज खान की माँ का नाम क्या था, शाहजहां ने कितने बच्चे पैदा किए। अब कोई कहे कि भाई शाहजहां ने कितने बच्चे पैदा किए, क्या उसकी नसबंदी कराओगे क्या अब तुम? तो ये इस तरीके की बातें मूर्खतापूर्ण हैं जो किताबों में शामिल है। खरगोश के मुंह में कितने दांत होते हैं? अब कोई कहेगी भाई इसका टूथ ब्रश करना है क्या, दांतुन करोगे क्या? खरगोश का जो मुंह में कितने दांत होते हैं, ऊंट के गिनो, खरगोश के गिनो, गधे के गिनो। तो ऐसी जो फालतू चीजें हैं वो उपयोग में नहीं आती कभी भी जिंदगी में, तो वो ज्ञान नहीं हो सकता, वो गपशप हो सकती है। भारत में सर्वश्रेष्ठ तबला वादक कौन है, तो ये ऐसे तथ्य पूछे जाते हैं एग्जामों में, यानी जो कंपटीशन की एग्जाम होती है उसमें ऐसे पूछेंगे कि भारत में सर्वश्रेष्ठ तबला वादक कौन है। कोई पूछे भाई इन बच्चों से तबला बजवाना है क्या, तुम जो सिलेक्ट कर रहे हो तबला बजवाओगे उनसे? सवाना घास के मैदान में कितनी बरसात होती है, ये किताब में है। तो कोई कहे कि बच्चे लोगों को, बेचारों को ये नहीं पता कि उनके खेत में कितनी बरसात होती है, जितनी होती है उतनी हो जाती है, उससे काम चल जाता है। लेकिन सवाना घास के मैदान का उनको रटाया जाएगा और पूछा जाएगा भाई उनको कोई बकरी चराना चाहते हो क्या वहां पे ले जाकर के? तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं, वो भारत की जो किताबों का 90% सिलेबस है वो गोबर है, और मैं कहता हूँ ज्यादा है, 97% है। लेकिन सरकारी नौकरी में इसको पूछा जाता है। अब आप ये कहोगे कि साहब ये जब गोबर है तो लोग इसको, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे ये एक 10वीं क्लास की संस्कृत की किताब है और उसमें कोई चैप्टर दिया हुआ है, कोई एक महिला थी और जंगल से जा रही थी, कोई बाघ आ गया, फिर एक बंदर आ गया, जंबूक आ गया। तो इससे संबंधित कोई कहानी इस तरीके से मनगढ़ंत सी बना करके 10वीं क्लास के बच्चों को, और फिर उनको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्याघ्र किम विचार्य पलायित, यानी जो बाघ था वो क्या सोच करके चला गया। अब आप मेरे को ये बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। पहली बात तो व्याघ्र था, वो जानवर था, क्या वो विचारा किसने पढ़ा? कोई समझता है कि जानवर की भाषा? लेकिन ये पूछ रहा है इसमें कि वो उसने क्या सोच करके वो चला गया। जंबुक की वदने व्याघ्रस्य उपहास करोति, यानी
वो जो जम्बुक था वो व्याग का किस हिसाब से उसने उपवास किया। तो ये जो चीजें हैं फालतू हैं, मनगढ़ंत। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बाघ किसी को क्या विचार रहा है, विचार क्या कर रहा है। यदि वो बाघ यदि विचारने लायक होता तो वो एनसीईआरटी की किताब नहीं लिखने लग जाता। तो ये इस तरीके से मूर्खतापूर्ण चीजें हैं। फिर ये मूर्खतापूर्ण है, यानी ऐसा टॉपिक 10वीं क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हो, शर्म आने की बात है। हानिकारक, हानिकारक क्यों है? उनके दिमाग पे लोड पड़ता है, उसको याद करना पड़ेगा। न तो कोई व्याग था, न कोई बुद्धिमती थी, और न कोई जम्बुक था, और उनकी कोई बातचीत भी नहीं हो सकती। वो जानवर थे, क्या बात कर रहे होंगे, क्या विचार रहे होंगे, लेकिन एक टॉपिक बना दिया। तो ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक बन सकते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप उसको बुरा मत मानना। मैं ऐसे कहूं कि चूहे ने ऊंट का गुर्दा क्यों चुरा लिया? अब आप कहोगे कि साहब ये चूहा ऊंट का गुर्दा, क्या नाटक है। तो मैं कहूंगा भाई मैंने कोई कहानी बनाई है, उसके अंदर चूहा ऊंट का गुर्दा चुरा रहा होगा, डॉक्टर होगा चूहा, तो बस मेरी मर्जी, मैंने कहानी बना दी। तो ये ऐसी फालतू कहानियां बना बना करके किताबों में घुसेड़ रखी जिनका कोई मतलब नहीं है। फिर आप देखिए, ये जैसे हिंदी की किताब है कृतिका, तो इसमें देखो कैसे कैसे प्रश्न है। अब इनको रटना और जरूरी है। चलो मान लीजिए आपने कोई सिलेबस में कोई बात आपने शामिल कर दी, कोई कहानी सुना दी, सुन लिया, उसको समझ गया बच्चा, खूब है इतना, लेकिन उसको फिर याद करना और जरूरी है। एग्जाम में और पूछेंगे, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? भारत की आत्मा दिख गई लेखिका को। अब पता नहीं वो दिखी कि नहीं दिखी, मनगढ़ंत उसने देख दिया लॉन्ग स्टॉक क्या था। तो ये इस तरीके की बातें जो है ना, उनको रटना और रटने के लिए उनको मजबूर करना, तो ये फिर उनकी परीक्षा लेना, फिर उनकी मार्कशीट छापना, तो ये गधापंथी है। मार्कशीट, यदि असली मार्कशीट की बात करें, जैसे किसी बच्चे के 56% आते हैं, किसी के 67% आते हैं। मैं देश की मार्कशीट निकाल रहा हूँ, ये 400 नोबेल पुरस्कारों में से तुम्हारे 0 नोबेल पुरस्कार आया, यानी 400 में से 0 नंबर तुम पूरे देश ने लिया है एक तरह से। तो ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, इस तरीके से मनगढ़ंत बातें। फिर इसमें पूछ लिया, गंतोक ने मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? अब गंतोक है, उसको मेहनतकश बादशाहों का शहर कह दिया। अब क्या गंतोक है, किसको गंतोक जाना है, किसी से कोई मतलब नहीं। तो इन सारे प्रश्नों पे ज्यादातर पे आप जब टैग लगाएंगे ना, तो फालतू, मनगढ़ंत, मूर्खतापूर्ण, हानिकारक, ये टैग लगेगा। देश में जो पहली क्लास से लगा करके कॉलेज तक जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसके 97% मैटर पर ये टैग लगेगा कि ये फालतू है, ये मनगढ़ंत है, ये मूर्खतापूर्ण है, ये हानिकारक है। तो इस तरीके की शिक्षा इस देश में। अब इसका समाधान क्या है? तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता होगा कि ये चीजें नेताओं को बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने ये सब करके देखा है। देश के जो 540 सांसद हैं, उनमें से किसी भी एक सांसद को आप इस एजुकेशन सिस्टम की खामी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको 30 सेकंड के बाद में रोक देगा और आपसे ये कहेगा कि ये उसका काम नहीं है, यानी एजुकेशन सिस्टम से उसको कोई मतलब नहीं है। तो यानी राजनेता आपके लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। सांसदों के बाद में कौन आता है? सांसदों के बाद में आता है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। वहां तक आप पहुंच नहीं सकते। यदि आप पहुंच भी जाएंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, और सुन भी लेंगे तो 2 सेकंड बाद में उस बात को वो दिमाग से निकाल देंगे। यानी एक तरह से असंभव है इस चक्रव्यूह को तोड़ना। लेकिन इसका एक तरीका हमने निकाला है कि जैसे एनसीईआरटी का जो नाम है, पूरा नाम है इसका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो इसमें ये जो एक शब्द आता है अनुसंधान, तो हमारा विचार इसमें यह है कि ये अनुसंधान शब्द, इसको अपने नाम में जोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो यानी किसी तरीके से एनसीईआरटी को इस तरीके से प्रेशर में लिया जाए कि आप या तो अपना नाम चेंज कर लीजिए, या फिर आप अपनी नीति चेंज कर लीजिए। नीति चेंज करने का मतलब है कि आप अपनी एजुकेशन प्रणाली है उसको दूसरी तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। तो इसके लिए दबाव बनाने का ये तरीका है कि ये दिल्ली एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर था, फरवरी के अंदर में गया था। इसका जो ये आर था यहाँ पे एनसीईआर, तो ये आर का मतलब था रिसर्च, तो ये आर मैंने यहाँ से उखाड़ लिया। आगे मेरा टारगेट ये है कि दबाव बनाने के लिए जो अनुसंधान शब्द है, इसको यहाँ से उखाड़ करके कुछ प्राइवेट चैनलों के ऑफिस में ले जाकर के इसको बताया जाए, ये वीडियो भी दिया जाए कि भाई ये कोई अनुसंधान इनका है ही नहीं, तो इनको नाम में ये शब्द लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो इसकी न्यूज बनाएंगे, और जब ये चीज एक तरह से
वगैरह की में, तो इसमें चांस हो सकता है थोड़ा सा परिवर्तन होने का। तो इसमें कोशिश ये की जाएगी कि इसको न्यूज बना करके इस तरीके की, और इसको डिबेट में इस चीज का ये मुद्दा उठाया जाए। इसके अलावा जैसे एनसीईआरटी का कई बार पाठ्यक्रम चेंज की कमेटी बनती है, तो कोई तरीके से 5-4 साल संघर्ष करके किसी भी तरीके से ये किया जाए कि उस कमेटी के अंदर जगह बनाई जाए और वहां पर ये चीजें स्पष्ट की जाए, तो हो सकता है कोई इसमें चेंजिंग हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक तरीका ये लगाने की कोशिश की है। इसका आर मैं उखाड़ के भी लाया था, अनुसंधान को उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये थोड़ा ऊपर भी रह गया था, मजबूत भी था। लेकिन आगे टारगेट ये है कि यदि आप में से कुछ लोगों का साथ मिले, तो यदि इस चैनल के सब्सक्राइब यदि 1 लाख हो जाएंगे, तो इतने सारे लोग साथ हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी भेजो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब कराओ। तो 1 लाख लोग जिस दिन हो जाएंगे, उसी दिन अपन इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ परिवर्तन हो। भाई कमेटी में शामिल होकर के कोशिश की जाए, या राजनेताओं के पास प्रश्न उठाया जाए, या कोर्ट में केस लड़ा जाए, या इस सब दबाव बनाने के लिए ये भी किया जा सकता है, इस पे कालिख पोती जाए, इसके सामने धरने प्रदर्शन किए जाएं। तो जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो ये काम संभव हो जाता है, अकेला आदमी इसको नहीं कर सकता। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दूसरे लोगों से सब्सक्राइब कराओ, 1 लाख तक की संख्या पहुंचाओ। इसके अलावा आप में से जो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सक्रिय सहयोग दे सकते हैं, यानी कुछ हुड़दंगी टाइप के लोग हमारे को चाहिए 100 की संख्या में, तो यदि वो साथ हो जाएंगे तो ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप लोगों में से यदि कोई सीधा इसमें हमारी हेल्प करना चाहता है, साथ देना चाहता है, करना कुछ भी नहीं है, धरना प्रदर्शन वगैरह के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा, तो आप इसका जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपने मोबाइल नंबर भेजें, क्योंकि ये देश के लिए काम, एक तरह से देश सेवा का काम है, और यदि हम ये काम नहीं करेंगे तो कोई भी दूसरा इस काम को कर नहीं पाएगा। तो आप जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है वो सब करें। आप मोबाइल नंबर भी भेजें, मैं एक डायरी बनाऊंगा जिसमें ये नंबर लिखूंगा जो लोग साथ दे सकते हैं उनके बारे में, सक्रिय लोग। इसके अलावा आप सब्सक्राइब करके भी इस न्यूज को आगे से आगे पहुंचाएं। और इसका तरीका हमने यही सोचा है कि एक तरह से दबाव उस पर बनाया जाए, और कई तरीके इसके अपना सकते हैं। इसके अलावा जो कॉलेज वगैरह होती हैं उनमें भी जा करके कुछ भाषणबाजी कर सकते हैं, वहां पे एक संगठन बना सकते हैं, लोगों को साथ ले सकते हैं, और इस तरीके से जो है कोशिश कर सकते हैं कि भाई ये देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव हो। और यदि एजुकेशन सिस्टम देश का नहीं बदलेगा ना, तो ये जो आत्मनिर्भरता का जो सपना है भारत का, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। थोड़े दिनों पहले मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ बातें कही थी, और लोगों ने बहुत सकारात्मक इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कभी भी भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है जब तक कि शिक्षा में परिवर्तन नहीं हो जाए। मैं आपको एक ऐसा वीडियो बता सकता हूं जिसमें 1984 में इंदिरा गांधी का एक भाषण है, उसमें उन्होंने भी आत्मनिर्भर बनने की बात की थी। तो आप बता सकते हैं 36 साल में ही जब नहीं हुआ कुछ, तो आगे क्या होगा। तो ये असंभव चीज है। और दूसरी बात यह है कि कम से कम आप इस बात से सहमत होंगे कि इस संस्था को अपने नाम में अनुसंधान शब्द रखने का कोई भी अधिकार नहीं है। किन कारण से? पहला कारण यह है कि आज भी देश की जो 90% इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो विदेश से आयात करना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपकी जो फिजिक्स की सारी किताबें हैं, भौतिक विज्ञान की, वो सारी की सारी रद्दी की टोकरी में डालने लायक है। 90% जो दवाई है वो विदेश से आती है, चाइना से आती है। तो आपकी जो केमिस्ट्री की जितनी किताबें हैं वो रद्दी की टोकरी में डालने लायक है। देश की 140 करोड़ जनसंख्या में से 81 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और 400 नोबेल पुरस्कार में से देश को 0 नोबेल पुरस्कार मिला है एनसीईआरटी की देखरेख में। तो इस हिसाब से तो ये बात लगती है कि अनुसंधान शब्द आपको इस नाम में रखने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब ये हम लोगों पर, आप लोगों पर और हम लोगों पर मिलकर के ये बात डिपेंड करेगी कि हम किसी तरीके से इस शब्द को यहाँ से हटवा पाएं। तो ये YouTube चैनल आपका और हमारा एक तरह से संगठन के जैसे काम करेगा। आप इसमें शामिल होइए और अपना नंबर भी आप भेजिए, और बाकी के लोगों को आप बोल करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद।